नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका मैं विकास रक्षक एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे थे। पहला पार्ट है हिंदी व्याकरण का। पहले पार्ट की दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा के अंदर हम भाषा शब्द का शाब्दिक विच्छेद देख चुके थे, भाषा शब्द की परिभाषा देख चुके थे हम। उसके बाद हमने भाषा के प्रकार देखे थे, भाषा की विशेषताएं देखी थी, मारिया मोंटेसरी और फ्रोवेल का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम भाषा है उसकी उत्पत्ति देखेंगे। सबसे पहली बात, 3 प्रकार से उत्पत्ति होती है भाषा की। भौगोलिक उत्पत्ति देखते हैं हम, ऐतिहासिक उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे और राजनीतिक उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति। ऐतिहासिक शब्द है, इस शब्द पर ध्यान रखना, बहुत बार शुद्ध पूछा जाता है ये। ऐतिहासिक शब्द की बात करूं तो इतिहास प्लस एक संतानवाचक प्रत्यय है। अगर आपने एक संतानवाचक प्रत्यय का अध्ययन कर लिया तो लगभग से प्रायवाची आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर कभी करेंगे। इतिहास प्लस एक से ऐतिहासिक बना है ऐतिहासिक उत्पत्ति। यहां एक सुना होगा आपने, एक कहानी बताई जाती है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने सृष्टि का आविष्कार किया, सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण करने के बाद सारी चीजें बना दी, पहाड़ बना दिए, नदी बना दी, झरने बना दिए। एक व्यक्ति भी मनु है, उसकी भी उत्पत्ति कर दी, प्रथम आदमी, प्रथम मनुष्य मनु। कुछ समय बाद बताया जाता है, संस्कृत के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, मेरी खुद की बनाई हुई कोई कहानी नहीं है, संस्कृत बता रही है कि मेरी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। मनु पृथ्वी पर रहता था, शंकर और पार्वती है वो दोनों सृष्टि भ्रमण के लिए आए। कहानी सुनी है आपने, पार्वती और शंकर भगवान, शिव भगवान है वो मनु से मिले। मनु ने उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं किया। पार्वती ने ऐतराज किया कि पहली बार इसने आदमी देखा है, इसने हमारे साथ विचार प्रकट नहीं किया। तो शिव ने कहा कि ये बोल नहीं सकता, अभी तक सृष्टि पर पृथ्वी पर अभी तक भाषा का आविष्कार नहीं हुआ है, भाषा की उत्पत्ति नहीं। पार्वती ने ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया कि आप भगवान हो, इसको भाषा दो। शिव जी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा काम नहीं है, ये सरस्वती देगी। पार्वती ने गुस्सा किया, पार्वती रूठ गई। शिव जी ने डमरू बजाया। पहला आदमी था जो गुस्सा आने पर नाचता था, उसको गुस्सा आया, पार्वती मानी नहीं। अगर अब बार शिव जी वार तो कान पर मार के ले जा। लेकिन उसने क्या किया, डमरू बजाया, डमरू की ध्वनि निकली। डमरू की ध्वनि से मनु ने डमरू की ध्वनि सुनी, संस्कृत बता रही है मेरी उत्पत्ति हुई है। प्रत्याहार निकले, महेश्वर सूत्र बोलते हैं जिनको, शिव जी के डमरू से निकले, यानी संस्कृत की उत्पत्ति हो गई। पृथ्वी पर संस्कृत की उत्पत्ति हो गई। संस्कृत की उत्पत्ति हो गई तो संस्कृत को क्या माना है, जगत जननी भाषा माना जाता है, या आर्य लोगों की भाषा माना जाता है, आर्य भाषा कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत की उत्पत्ति हो गई। कोई भी भाषा 2 प्रकार की होती है हमेशा ही। सबसे पहले होती है वो आर्य भाषा के प्रकार बात कर रहा हूं मैं, यानी भाषा 2 प्रकार की होती है। एक तो साहित्यिक भाषा होती है और एक बोलचाल की भाषा होती है। साहित्यिक भाषा का मतलब है जिसमें साहित्य की रचना की जाती है, और बोलचाल की मतलब है जो विचार प्रकट करने की होती है। तो संस्कृत भी 2 प्रकार की थी। पहली संस्कृत थी जो वैदिक संस्कृत, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब जिस संस्कृत के अंदर वेदों की रचना हुई उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। साहित्यिक संस्कृत थी। साहित्यिक शब्द को देखना, शुद्ध करना थोड़ा, साहित्यिक, साहित्य प्लस एक से बना है ये साहित्यिक संस्कृत। इस भाषा में वेदों की रचना हुई, केवल वेद लिखे गए थे, वेदों की रचना हुई। इस भाषा की रक्षा के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 है। व्याकरण आगे बताऊंगा, एक बार मौखिक की बता रहा हूं मैं। व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिषी, कल्प और छंद। फिर बोल रहा हूं मैं, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छंद, वेदों के अंग यानी वेदांगों की रचना हुई।
इस भाषा की रक्षा के लिए। अब साहित्यिक संस्कृत थी तो आगे नहीं बढ़ेगी, वेदों की रचना हुई, उसके बाद वैदिक संस्कृत लुप्त हो गई। उसके बाद कौन सी संस्कृत आई? लौकिक संस्कृत। 2000 से 1000 ईसा पूर्व की बात कर ली हमने। अब 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक जो भाषा चली वो थी लौकिक संस्कृत, लोगों की संस्कृत, बोलचाल की संस्कृत। अब बोलचाल की है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी, तो लौकिक संस्कृत है, इसने ग्रोथ की, इसने उन्नति की। यह बोलचाल की संस्कृत थी, यह साहित्यिक थी, यह बोलचाल की थी। आगे चलकर इसे ही लौकिक संस्कृत है, इसी को संस्कृत कहा जाने लगा। जो वर्तमान की संस्कृत है वो लौकिक संस्कृत से निकली है। लौकिक संस्कृत है, ये मध्यकाल के अंदर लौकिक संस्कृत से पाली भाषा की उत्पत्ति हो गई। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से क्या आई? लौकिक, लौकिक से क्या निकली है? पाली। हम आ गए 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। अब बात करते हैं 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी, बौद्ध भाषा भी कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ है, उनकी रचना भी इसी भाषा के अंदर हुई, पाली भाषा के अंदर। पाली भाषा से फिर भाषा निकली कौन सी? प्राकृत। ये बौद्ध धर्म की थी, ये जैन धर्म की थी। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत में दिए थे, और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। बात करते हैं प्राकृत की, तो 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक जो आर्य भाषा थी, भारत के अंदर बोलचाल की भाषा थी, वो थी प्राकृत। इसे जैन भाषा भी कहा जाता है, और जैन साहित्य इसी भाषा के अंदर लिखा गया। प्राकृत, प्राकृत के बाद आ गई अपभ्रंश। अब आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे, भौगोलिक उत्पत्ति में पढ़ेंगे कि अपभ्रंश सौर सैन्य अपभ्रंश से हिंदी निकली हुई। अपभ्रंश के प्रकार है सौर सैन्य अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, तो फिर आई अपभ्रंश। 500 तक बात हो चुकी है हमारी। अब बात करते हैं 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, 600 से लेकर 1100 तक। जो भाषा बोलचाल की भाषा थी, जिस भाषा का प्रयोग हुआ था वो था अपभ्रंश। ध्यान रहे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, लगा रहा हूं मैं आईएमपी, मोस्ट इंपोर्टेंट। अपभ्रंश भाषा में ए और औ नहीं मिलते, ए और औ नहीं मिलते। प्रश्न पूछा जाता है वर्तमान के अंदर सौरों की संख्या पूछे ना, सवर, तो सौरों की संख्या है 13। प्रश्न घुमाकर पूछते हैं कि अपभ्रंश काल में सौरों की संख्या थी या निम्न में से कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था ये बात पूछे तो कौन सा नहीं था? एक तो ऐ नहीं था, ऐ नहीं था, और एक औ नहीं था। यानी ए का बड़ा रूप ऐ है, ये नहीं था, और ओ का बड़ा रूप मतलब औ है, ये नहीं था। कितनी थी सौरों की संख्या अपभ्रंश में? 2 माइनस कर देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 11। अपभ्रंश के परिवर्तित रूप को अवट कहा जाता है। अपभ्रंश का सन देखो दोबारा, 600 से लेकर 1100 तक अपभ्रंश है, और लेकिन अंत में जो 200 साल थे, 900 से लेकर 1100 तक, 200, इस साल के अंदर ये अपभ्रंश किस में बदल गई? अवहट में बदल गई। यानी अपभ्रंश का अंतिम समय वो क्या कहलाएगा? अवट कहलाएगा। इसे अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा जाता है। अवट है ना, अवट। ये देखो आगे प्राचीन हिंदी आ रही है, पुरानी हिंदी बोलते हैं जिसको। पुरानी हिंदी गुलेरी ने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था 1915 के अंदर हिंदी की प्रथम प्रेम कहानी लिखी थी इन्होंने, 1915 के अंदर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? प्राचीन हिंदी को पुरानी हिंदी का। तो यही बात है कि अपभ्रंश है ना, सॉरी अवट है, अवट भाषा को अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा जाता है। 2 युगों को मिलाने वाली कड़ी, यानी मिश्रित करने वाली माना जाता है। अपभ्रंश को क्या माना है? अवट को क्या माना है? अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी। अपभ्रंश बात कर ली हमने 1100 तक। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट। बात आ गई 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1100। उसके बाद अपभ्रंश अवट से निकली हिंदी। हिंदी को भी 3 भागों में बांट देते हैं हम। पहली प्राचीन हिंदी 1100 से लेकर 1400। प्राचीन हिंदी के बाद आई मध्यकालीन हिंदी 1400 से लेकर 1850 तक, और आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर अब तक। अब वर्तमान की बात करें तो आधुनिक हिंदी है वो प्रचलित है।
ये थी इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति। सबसे पहले दोबारा सुनो, सबसे पहले ब्रह्मा, कहानी है एक संस्कृत के अकॉर्डिंग, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, सृष्टि पर शिव आए, शिव ने डमरू बजाया, डमरू से प्रत्याहार या महेश्वर सूत्र निकले, प्रत्याहार या महेश्वर सूत्र निकले, यानी संस्कृत की उत्पत्ति हुई। संस्कृत दो भागों में, वैदिक संस्कृत साहित्यिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत बोलचाल की संस्कृत थी। यानी संस्कृत से वैदिक, वैदिक से लौकिक, लौकिक से निकली पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी निकली। तीन भागों में बांटेंगे, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ये थी हिंदी भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति। एक बार मैंने केवल परिचय करवाया है, अलग से एक पार्ट लगता है हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, वहां पर इस पार्ट को बहुत डीपली करें। उसके बाद देखते हैं हम दूसरी बात, हिंदी है इसकी भौगोलिक उत्पत्ति। भौगोलिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई, भूगोल क्या कह रहा, क्रम याद रखना ऐतिहासिक उत्पत्ति का, क्रम को विच्छेद करके पूछ लेते हैं। क्रम वैदिक, वैदिक से लौकिक, लौकिक पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी। उसके बाद है हिंदी की भौगोलिक उत्पत्ति। वर्तमान में भूगोल क्या कह रहा है, कितने क्षेत्र पर बोली जाती है, पता है आपको? पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती, 10 हिंदी भाषी राज्य हैं। पीछे रीट में आया था, निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? पीछे की रीट में पूछा गया है, हिंदी भाषी राज्य नहीं है। तो हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 10। हिंदी है ये 5 तो उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं और ये 18 बोलियां ये 10 राज्यों में बोली जाती है। 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं और ये 18 बोलियां हैं ये 10 राज्यों के अंदर बोली जाती है। ये है इसकी भौगोलिक स्वरूप। बड़ा बड़ा देखे तो 5 उपभाषाएं, उपभाषाओं की 18 बोलियां 10 राज्यों के अंदर बोली जाती है। सबसे पहले बात करता हूं मैं पूर्वी हिंदी की। आपको बताया था कि अपभ्रंश से निकली है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी है ये किससे निकली है? अपभ्रंश से निकली है और अपभ्रंश में अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको अगर शॉर्ट में रखना चाहो ना पूर्वी हिंदी, तो एक नाम याद रख लो अवध, अवध, अवधी, बघेली और एक अलग से याद रख लो छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ट्रिक का वैसे तो डूबते को तिनके का सारा होती है, शायद मैं नहीं करवाता और करवाऊंगा भी नहीं कोई ट्रिक। याद करो मौखिक आप, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। एक बता दिया मैंने, शॉर्ट में नाम याद रखूंगा ना, अवधि से ही पहला ही नाम अवधि, अवधि से एफ और अवधि निकल जाएगी खुद, बैफ और बघेली निकल जाएगी और अंतिम है छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी है, इसकी बोलियां है। उसके बाद दूसरी बात करूं, पश्चिमी हिंदी, यहां से पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी शोर से नहीं अपभ्रंश से निकली है। ये तो अपभ्रंश से ही निकली है लेकिन अर्धमागधी से, और पश्चिमी हिंदी है ये शोर से नहीं अपभ्रंश से निकली है। इसकी बोलियां हैं, सबसे पहले खड़ी बोली जिसको वर्तमान में हिंदी कहते हैं। पहले खड़ी बोली थी, जैसे ही इसने ग्रोथ की, उन्नति की, तो ये हिंदी बन गई, पहली खड़ी बोली। उसके बाद है हरियाणवी जो हरियाणा में बोली जाती है, ब्रिज जो अलवर भरतपुर के आसपास बोली जाती है, कनौजी, और ये शब्द शुद्ध करना बुंदेली है, बुंदेली। और उसके बाद दक्षिणी, जिसको दक्षिणी भी बोल सकता हूं मैं, दक्षिणी। ये 6 बोलियां, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी। ये है पश्चिम हिंदी की बोली। उसके बाद बात करता हूं मैं पहाड़ी। ये तो है उपभाषाएं किससे निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से, एक शोर से नहीं अपभ्रंश से, और पहाड़ी निकली है खस से। इसकी 2 बोलियां हैं, एक तो है कुमायूनी और एक है गढ़वाली। विशेष करके देहरादून, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर बोली जाती है। उसके बाद 3 हो गई। चौथी की बात करूं तो मैं बिहारी, ये मागधी अपभ्रंश से निकली है। बिहारी उपभाषा मागधी अपभ्रंश से निकली है और इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। एक देवता है हमारे भोमिया जी, भोम में
भो में इस प्रकार याद रख सकते हो इसको। भो से भोजपुरी, मैं से मगही और फिर मैं से मैथिली। बिहारी है, बिहारी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थानी की। ध्यान रहे सेम है दो। पश्चिमी हिंदी भी शोर से नियब्रंश से निकली है, पश्चिमी हिंदी भी शोर से नियब्रंश से निकली है, और राजस्थानी है ये भी शोर से नियब्रंश से निकली है। राजस्थान की बोलियां हैं मारवाड़ी, विशेषकर जोधपुर में, ढूंढाड़ी जयपुर में, उसके बाद है मेवाती अलवर भरतपुर के आसपास, और उसके बाद है मालवी मालवा प्रदेश के अंदर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान की चार है, राजस्थान की चार राजस्थानी शोर से नियब्रंश है उसकी चार बोलियां। उसके बाद 5 भाषाएं हो गई, उपबोलियां हो गई, उपभाषाएं हो गई 5, और उनकी 18 बोलियां हो गई। 10 राज्यों के अंदर बोली जाती है, यानी हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है 10। सबसे पहले ऊपर बात करें मैप में तो हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे तो उत्तराखंड, क्रमशः आना है आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो निम्न में से कौन सा राज्य है, क्रम से आ रहे हैं हम ऊपर से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी, यूपी से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद देखो इस तरफ है राजस्थान, एक राजस्थान हो गया। राजस्थान के पास ये है हरियाणा, एक हरियाणा हो गया, और यहीं पर है दिल्ली, दिल्ली। 3 ये हो गए राजस्थान, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा, और हरियाणा के पास है दिल्ली। सबसे पहले हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा नीचे उत्तराखंड, उत्तरांचल, उसके बाद यूपी और एमपी मध्य प्रदेश। फिर 3 क्रम से पास पास में ये राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, और एक कौन सा आ गया दिल्ली आ गया। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश से इस तरफ, एक तो है बिहार, पता ही है हिंदी बहुत प्रसिद्ध है बिहार की और उत्तर प्रदेश की। बिहार, बिहार के बाद है, बिहार के बाद है झारखंड, और झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़, बिहार के बाद है